बच्चों, बीएससी बॉटनी में हम पढ़ रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी, और इसमें आज हम पादप जल संबंध के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। और इसके अंदर हम मिश्रण, सबसे पहले जो जीव प्रतिक्रिया है मिश्रण, उसका हम अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में हम इसे डिफ्यूजन कहते हैं। और उससे पहले पादप जल संबंध क्या होता है, प्लांट वाटर रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पादप जीवन के लिए जल का बहुत ही महत्व है, और ये जल एक विलायक के रूप में जीव द्रव्य का सर्वोच्च घटक होता है। जल विलायक के रूप में कार्य करता है, जीव द्रव्य का सर्वोच्च घटक है। जीव द्रव्य के कुल भार का 90% से 95%, जीव द्रव्य का 90% से 95% क्या होता है, जल ही होता है। तो जल का विशेष महत्व है। जल की अनुपस्थिति में क्या होता है, जीव द्रव्य निष्क्रिय हो जाता है, और सजीवों के जो विभिन्न कार्बनिक अवयव है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विभिन्न अम्ल, एंजाइम, वो जल के अभाव में अपने भौतिक और रासायनिक लक्षणों को खो देते हैं। फिर जल एक माध्यम का भी कार्य करता है, जिसके द्वारा विभिन्न गैसें, खनिज, लवण आदि पारित कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से बाहर मिश्रित होते रहते हैं। और अधिकांश कोशिका के अंदर जो वस्तुएं हैं वो जल में घुलित अथवा निलंबित रहती हैं। और जल कोशिकाओं की स्फीति या टर्जिडिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। स्फीत कोशिका ही जैविक क्रियाएं कर सकती है। और इसमें बहुत ही जल के महत्व के बारे में है कि जल अनेक पदार्थों का विलायक और वाहक है। नवजात अंगों की वृद्धि में जल स्फीति अनिवार्य रूप से साधक होती है, जरूरी होती है, साधन होती है। प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन परमाणुओं का संभरक जल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो हाइड्रोजन परमाणु है वो जल ही रखता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में सहायक होता है। और जल में उपस्थित उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पादपों में तापक्रम प्रतिरोधक का कार्य करता है। तो ये जल के महत्व, यह पादप और जल का संबंध है। फिर इसके बाद है जैव भौतिक क्रिया है विसरण, से इंग्लिश में हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो डिफ्यूजन या विसरण क्या होता है, गैस, द्रव और ठोस पदार्थों के अणुओं की उपलब्ध समस्त स्थान में वितरित होने की प्रवृत्ति को हम विसरण कहते हैं। अर्थात विसरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें पदार्थ के अणु या आयन जो है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, तो इसी को हम विसरण कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जब किसी गंध युक्त तेज स्मेल वाली गैस से भरी बोतल को कमरे में जब हम खोलते हैं, तो कुछ समय में गैस क्या होता है, समान रूप से सारे कमरे में फैल जाती है। और किसी गैस अथवा अन्य पदार्थ के स्वतंत्र रूप से संपूर्ण स्थान में वितरित होने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। ये हम देखते हैं। और अगर जल से भरे एक पात्र में कॉपर सल्फेट का एक टुकड़ा डाला जाए तो कुछ समय पश्चात ये मिल जाता है और पात्र का जल जो है रंगीन हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि गैसों का ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, सभी में ये मिश्रण की प्रक्रिया होती है। ठोस में जो मिश्रण है वो क्या है, घुलित अवस्था में पाया जाता है। फिर हम देखते हैं गैसों के अणुओं का गमन जो होता है कमरे में अलग अलग दिशाओं में, जैसे बोतल से गैस के अणु उसी तरह कमरे में फैल जाते हैं। ये अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता होती है कमरे के अंदर उस गैस की, तो उसके अंदर फैल जाता है। गैस में चाहे आप कोई सी भी गैस है, एग्जाम्पल ले सकते हैं, सल्फर गैस है, कोई दूसरी है चाहे, तो गैस के अणुओं का गमन तब तक होता रहता है जब तक इस गैस की सांद्रता कमरे की वायु तथा बोतल में समान नहीं हो जाए, तब तक ये होता रहता है। गैसों के अणुओं का ये जो अभिगमन है गैस के स्वयं के अणुओं में अंतर्निहित गतिज ऊर्जा के कारण होता है। इसके अंदर गैसों के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है,
गतिज ऊर्जा के कारण ये गमन होता है। फिर हम देखते हैं स्वतंत्र विसरण। स्वतंत्र विसरण क्या होता है? विसरण एक स्वतंत्र प्रक्रिया होती है। विसरण एक क्या है? स्वतंत्र प्रक्रिया। अगर कमरे में एक से अधिक प्रकार की गैसों के अणु उपस्थित हो तो भी एक गैस के अणु दूसरी गैस के अणु के विसरण को प्रभावित नहीं करते हैं, अर्थात एक पदार्थ के अणु के विसरण की दिशा बदलती दूसरे विसरण क्योंकि पदार्थ के अणु की उपस्थिति से अप्रभावित रहती है, जब प्रत्येक पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार विसरित होता है और इसे स्वतंत्र विसरण कहते हैं। स्वतंत्र विसरण, विसरण प्रक्रिया है वो स्वतंत्र विसरण होता है। अगर किसी एक निकाय में कई विसरणशील पदार्थ विसरणीय पदार्थों के अणु उपस्थित हो तो यहाँ एक पदार्थ के अणु के विसरण दाब को आंशिक दाब कहते हैं। बहुत सारे होते हैं तो सबका आंशिक दाब होता है। पादप पर्णों पर पाए जाने वाले पर्णरंध्र से CO2 O2 तथा जल वाष्प के अणु का विसरण होता रहता है। अतः यहाँ आंशिक दाब तथा स्वतंत्र विसरण की विशेषताओं का आसानी से हम अवलोकन कर सकते हैं। फिर विसरण दाब डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर, तो विभिन्न पदार्थों के अणुओं की विसरित होने की प्रवृत्ति को विसरण दाब भी कहते हैं। विसरित होने की प्रवृत्ति है वो विसरण दाब कहलाती है। और विसरण दाब पदार्थ के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। विसरण दाब है वो अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। अणुओं के सांद्रता के समानुपाती होता है विसरण दाब। तो विसरण दाब की परिभाषा जैसे बोल सकते हैं हम कि पदार्थों के अणुओं तथा आयनों के उच्च विसरण दाब क्षेत्र से निम्न विसरण दाब क्षेत्र की ओर शुद्ध गमन को विसरण कहते हैं, जो अणुओं तथा आयनों में अंतर्निहित गतिज ऊर्जा की उपलब्धता के कारण होता है। फिर हम देखते हैं विसरण पदार्थ की तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में प्रदर्शित होता है। गैसों में विसरण सबसे तेज होता है और अधिक होता है। ठोस में विसरण केवल घुलनशील अवस्था में ही संभव होता है। गैस में विसरण सबसे ज़्यादा होता है। गैसों की विसरण गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है तापक्रम। तापक्रम कैसे प्रभावित करता है? तो तापक्रम वृद्धि से गैसों के अणु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप अणु की गति बढ़ जाती है और इससे विसरण गति भी वृद्धि होती है। फिर घनत्व डेंसिटी, तापक्रम घनत्व। तापक्रम बढ़ेगा तो विसरण की गति भी बढ़ जाएगा। तापक्रम बढ़ेगा तो विसरण भी बढ़ेगा। घनत्व, नियत स्थिति में विसरित होने वाली विभिन्न गैसों की विसरण दर काफ़ी अलग अलग है और विसरण दर में यह भिन्नता गैसों के घनत्व से संबंधित है। तो गैसों के विसरण की दर उनके अपेक्षित घनत्व के प्रतिलोमानुपाती होती है। ये प्रतिलोमानुपाती होती है, ये ध्यान रखेंगे। गैसों के विसरण की जो दर है उनके अपेक्षित जो घनत्व है, घनत्व के प्रतिलोमानुपाती। घनत्व बढ़ेगा तो विसरण की दर बढ़ जाती है। ये घनत्व गैसों में जब बढ़ता है तो उसके अपेक्षित घनत्व के प्रतिलोमानुपाती होती है। इसका उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन के घनत्व तो 16 गुना हो गया। ऑक्सीजन का घनत्व हाइड्रोजन के घनत्व से 16 गुना है। इसका 1 और इसका 16 परमाणु भार देखते हैं और घनत्व देखते हैं तो 1 और 16 यानी 16 गुना हो गया। तो हाइड्रोजन की जो विसरण की दर है वो ऑक्सीजन की विसरण दर से हमें पता है कि क्या होगी, 4 गुना अधिक होगी। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है, तो उस सूत्र से हम कह सकते हैं। और इसकी हाइड्रोजन की विसरण दर ज़्यादा होगी। विसरण का माध्यम, यह माध्यम जिसमें गैसों का विसरण होता है, इस प्रक्रिया को प्रभावित करता है। विसरण माध्यम की अधिक सांद्रता अथवा घनत्व विसरण क्रिया को मंद करता है। विसरण का माध्यम भी प्रभावित करता है। विसरण का माध्यम अगर ज़्यादा है घनत्व, उसका विसरण का माध्यम, इसका घनत्व ज़्यादा तो विसरण की दर कम हो जाती है। ये ध्यान रखेंगे। विसरण दाब प्रवणता, ये भी इसको, दो बिंदुओं के बीच जितनी अधिक दूरी होगी विसरण गति उतनी ही मंद होगी। और गैसों के अणुओं की दो बिंदुओं पर सांद्रता भिन्नता तथा इनकी पारस्परिक दूरी को सम्मिलित रूप से विसरण दाब प्रवणता कहते हैं। गैसों के अणुओं की जो दो बिंदुओं पर सांद्रता होती है
दो बिंदु पर सांद्रता जो मिलता है तथा इनकी पारस्परिक दूरी को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं विसरण दाब प्रवणता कहते हैं। और गैसों की विसरण गति विसरण दाब प्रवणता के ढाल पर निर्भर करती है। इसमें जितना अधिक ढाल या अंतर होगा विसरण गति उतनी ही तेज होती है। फिर पौधों में विसरण का महत्व, ऑक्सीजन और CO2 O2 और CO2 गैसों का आदान प्रदान में महत्व होता है। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के दौरान पौधों की अवकाशों से अंतर अवकाशों से जल वाष्प के वायुमंडल में विसर्जन की क्रिया विसरण द्वारा होती है। और मूलों के जरिए जल का निष्क्रिय अवशोषण विसरण द्वारा होता है। ये महत्व है इसके। मूलों के जरिए जो जल का निष्क्रिय अवशोषण विसरण द्वारा होता है। खनिज लवणों के आयनों का पौधों में निश्चय अवशोषण यानी निष्क्रिय अवशोषण है वो भी इसी क्रिया द्वारा होता है। ये ध्यान रखेंगे। वाष्पोत्सर्जन का ध्यान रखेंगे। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के दौरान पौधे की अंतर अवकाशों से जल वाष्प के वायुमंडल में विसर्जन की क्रिया विसरण द्वारा होती है। तो ये था विसरण टॉपिक। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है। और इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परासरण या ऑस्मोसिस। थैंक यू।